जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है 5 फरवरी, और 5 फरवरी को मेरा 4 फरवरी तक का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। तो दोनों ही पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं, ग्रो ऐप का भी और इंड मनी ऐप का भी। तो दोनों का ही मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं मेरे दिल्ली में रहने वाले जितने भी श्रोता हैं, श्रोता ही बोलूँगा क्योंकि मेरी तो सिर्फ आवाज़ ही दिखाई देती है, लेकिन फिर भी जो वीडियो देखते हैं, खास करके जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना वोट ज़रूर डालें। हालांकि जब तक ये वीडियो आएगा तब तक तो वोट लगभग ख़त्म हो रहे होंगे। हालांकि कई जगह वोट ख़त्म होते होते 6:30 7 भी बज जाते हैं। हालांकि ये वीडियो 6 बजे तक आ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में जितने भी सुनने वाले लोग हैं उन्होंने अपने मत का दान जरूर किया होगा। और जो लोग अपना मतदान नहीं करते हैं उन्हें ये कोई अधिकार नहीं होता बोलने का कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, क्योंकि जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको मौका मिलता है, तो आपको वोट जरूर डालना चाहिए और अपनी भागीदारी इस लोकतंत्र में निभानी चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हुई वोट की। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का आगे वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एफआई के डेटा की। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद कल 4 फरवरी को एफआई ने, हमारे जो प्यारे एफआई है, उन्होंने कैश में 809 करोड़ की बाइंग करी है। और जैसे ही ये बाइंग करते हैं, हमारे डीआई चालू, इनको पता चल जाता है वो बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर देते हैं। उस दिन इन्होंने 430 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो एक तरफ मार्केट को ये भागने नहीं देंगे। तो देखो, मार्केट में जो दो दो बड़े हाथी हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को फटाफट पैसा कमाने देंगे अब, क्योंकि अभी तक एफआई ने डीआई को नहीं कमाने दिया, मार्केट गिराता जा रहा है। तो अब जब डीआई थोड़ा सा डालता है, एफआई थोड़ा सा डालता है, डीआई उस दिन गिरा देता है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या नहीं, क्योंकि ये बाइंग बहुत छोटे अमाउंट की हुई है, सिर्फ 800 करोड़ की हुई है। ठीक है, तो पहले तो ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, प्लस इसमें अमाउंट बढ़ना चाहिए। 2000 करोड़ हो, 3000 करोड़ हो, 4000 करोड़ हो, 8000 करोड़ हो, तब ऐसा लगेगा कि हाँ चलिए एफआई वापसी कर रहे हैं। लेकिन एक दिन की बाइंग से, वो भी इतनी छोटी अमाउंट की, कहना बहुत मुश्किल है ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। यानी ये ट्रैप भी हो सकते हैं, बिग मनी जो है ट्रैप भी करता है लोगों को। उनको ऐसा आभास दिलाया जाता है कि मार्केट में अब बढ़ोतरी होने वाली है, और फिर अचानक से उठाकर पटक दिया जाता है। तो अगर ये उस तरीके का खेल होगा तो आपको पता चल जाएगा। इस डेटा पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी, एफआई के बाइंग डेटा, बाइंग सेलिंग के डेटा पे। तो चलिए, कल कल के लिए तो ये अच्छी खबर है कि उन्होंने बाइंग करी है, और हमारे डीआई जो हैं वो सेल कर गए हैं थोड़ा सा। लेकिन ओवरऑल कल मार्केट अप रहा है, और जो मेजर बाइंग है वो रिटेलर्स ने ही करी है, ऐसा देखने में लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ बाइंग सेलिंग दिख नहीं रही है एफआई और डीआई के डेटा देखने के बाद। अब आइए बात कर लेते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो 0.04% अप है, तो बहुत ज़्यादा अप नहीं है। निफ्टी 50 बिल्कुल मार्जिनल चल रहा है। लेकिन नज़र बनानी पड़ेगी मिड कैप पे। मिड कैप 50 जो है 1.13% अप है, मिड कैप 100 जो है 1.22% अप है, और मिड कैप 150 जो है 1.15% अप है। तो तीनों जो मेजर इंडेक्स हैं मिड कैप के, 50, 100 और 150, वो तीनों लगभग 1.15% के आसपास अप हैं। तो यानी कि 1.15% के आसपास तक आज, अभी तक सुबह 11:30 बजे तक मिड कैप अप चल रहा है। तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है हमारे पोर्टफोलियोज़ के लिए, हम जैसे आम लोगों के पोर्टफोलियोज़ के, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियोज़ में मिड कैप काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब नज़र बनाते हैं स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप 100 जो है 2.07% अप है। तो मेजर जो आज खेल हो रहा है वो स्मॉल कैप में हो रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 2.07% अप, निफ्टी स्मॉल कैप 50 2.24% अप, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.78% अप। तो लगभग 11:30 बजे तक निफ्टी स्मॉल कैप जो है 2% अप है। तो जनरली मैंने देखा है कि कई लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट आके करते हैं कि भैया आज तो मार्केट बहुत अच्छा हो चली है, तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन बात वही है कि मार्केट का जो इंडेक्स है, जो मेजर इंडेक्स है, जो डैडी इंडेक्स है, वो निफ्टी 50 है। लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा, वो निफ्टी 50 में नहीं है। तो कल भी कई लोग आके मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे, भैया आज तो बहुत तगड़ा मुनाफा होगा। तो मैंने उन्हें कल भी समझाया था कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, लेकिन कोई इतना खास नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आगे मैं दिखाऊंगा अभी कितना बढ़ा हुआ है। लेकिन जो गिरावट हो रही थी वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रही थी, 3-3 4-4% की, तब मेरा पोर्टफोलियो बुरी तरह गिर रहा था। तो ये चीज़ें शायद लोगों को समझ नहीं आती कि कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन सा इंडेक्स बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक है, आपका 3 इंडेक्स हैं,
ठीक है, लार्ज कैप के लिए निफ्टी फिफ्टी, मिड कैप के लिए मिड कैप शेयर्स के लिए मिड कैप निफ्टी, कोई भी पकड़ लो इसमें से। वैसे तो जितना बड़ा पकड़ोगे उतना अच्छा है। मिड कैप 50 को पकड़ने से अच्छा है मिड कैप 150 पकड़ो, ठीक है, 150 होते हैं इसमें। उसी तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप 250 पकड़ो, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देगा कि इंडेक्स कहाँ जा रहा है और उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो कहाँ जाने वाला है, ठीक है। लोग इन्वेस्टमेंट तो मिड कैप और स्मॉल कैप में करते हैं और उछलते निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स को देख के हैं। और मैं उन्हें यही गलती, जब वो करते हैं तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई तूने इन्वेस्ट तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कर रखा है, चढ़ा तेरा निफ्टी फिफ्टी है, तुम क्यों खुश हो रहे हो इतना? तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जाए उस वाले इंडेक्स पे नज़र रखो ना, मिड कैप के इंडेक्स पे नज़र रखो, स्मॉल कैप के इंडेक्स पे नज़र रखो। लेकिन आई थिंक लोग नए हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और ये चीज़ मैं एजुकेट करता भी रहता हूँ अपने वीडियोस में कि कैसे आप समझो कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो और कौन से इंडेक्स को देखकर आपको खुश होना चाहिए और कौन से इंडेक्स को देखकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स डाउन होता है, जब आप लमसम करते हो ना, जैसे वो 3-4% का फॉल आता है मिड कैप और स्मॉल कैप में, उस दिन डाला करो अपना म्यूचुअल फंड, उस दिन खरीदा करो मिड कैप स्मॉल कैप के ETF, क्योंकि 3-4% का फॉल एक ही दिन में आने का मतलब है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्मॉल टर्म के लिए आपको मिल गई है, स्मॉल स्मॉल पीरियड के लिए, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए। तो बढ़ाता बढ़ा तो कल निफ्टी फिफ्टी था और लोग खुश हो रहे थे, मेरे वीडियोस पे आके कमेंट कर रहे थे भैया बहुत मज़ा आ गया, आज तो मज़ा आ गया। मैंने कहा इतना ज़्यादा मज़ा आने नहीं वाला है, क्योंकि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मेरी तरह स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा है, तो पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा उछाल आएगा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उछाल नहीं आएगा, उछाल आएगा, लेकिन जो फॉल आ रहा था 80-80-90 हज़ार का, उसके मुकाबले में 30-40 हज़ार का आप हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा खुश होने की चीज़ है या नहीं। तो ये तो रही बात जो अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस है मार्केट में, उनमें क्या चल रहा है। अब कल आई थिंक मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था अपने फिनवेशिया शून्य प्लेटफॉर्म का। अब शून्य में साथ दिक्कत ये है कि इसमें ना ये दिखाने में कहीं लाइव आज मैं दिखा नहीं सकता कि मैंने कल क्या सेल किया, लेकिन मैं मुंह ज़बानी आपको बता देता हूँ। कल मैंने HDFC बैंक के अपने 5 शेयर थे, एशियन पेंट के अपने 5 शेयर थे और जियो फाइनेंशियल के 2 शेयर थे। इन तीनों को मैंने कल सेल कर दिया है, लगभग मुझे 1,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। 2 हफ्ते मैंने ये शेयर रखे थे, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी नहीं, थोड़ा मिड टू शॉर्ट टर्म व्यू मेरा नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि 1,000 रुपये आ रहे हैं, तो वो 15-20 हज़ार रुपये जो मेरे लॉक पड़े थे वो हट जाएंगे, वहाँ से खुल जाएंगे और वो पैसा मेरा रिलीज़ हो जाएगा। तो वो पैसा मेरे वॉलेट में आ गया होगा, आप देख सकते हो कि 27,000 रिलीज़ होके आ गया है। और बहुत ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हुआ मेरा उसमें, लेकिन 1,000 रुपये का ही मुनाफा हुआ है, लेकिन 4-4 5-5% का मुनाफा हुआ है मेरा जितना मैंने डाला था। अब आप कहेंगे कि 5% का मुनाफा मात्र हुआ है, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में हुआ है, आई थिंक 2-3 हफ्ते के अंदर हो गया। तो 2-3 हफ्ते के अंदर अगर आप 5% कमा रहे हो तो मुझे लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस मैं इतना एक्टिव शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ETF में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ ना, मैं इतना अच्छा हूँ इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बियरिश मार्केट में अगर आप 5% कमा कर निकल गए हो तो ठीक है। 1,000 रुपये सुनने में शायद छोटे लग रहे हो, लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है उससे अगर आप पूछेंगे 1,000 रुपये क्या चीज़ है, तो कहेगा यार ठीक है, कुछ ना सही से बियरिश मार्केट में जहाँ हज़ारों लाखों का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे 1,000 रुपये निकल रहे हैं आराम से बैठे बैठे, थोड़ा बहुत शेयर स्विंग ट्रेडिंग करके, तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ और एक्टिवली मैं शेयर्स का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत अपनी समझ से, जो लिमिटेड मुझे बुद्धि है उसके हिसाब से मैं जनरली निफ्टी फिफ्टी के शेयर्स में ट्रेड करता हूँ और थोड़ा उन्हें सस्ते में ख़रीद के 5-6% का, 3% का, 5% का मुनाफा लेके बुक कर लेता हूँ। तो लंबी गेम मैं म्यूचुअल फंड्स में खेलता हूँ, शेयर्स और ETF में मेरी शॉर्ट टर्म T20 चलता है। 4% कमा लिया, 3% कमा लिया, 2% कमा लिया, तो ये 3-4-4-5-2% करते करते साल में अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तो कई लोग, मुझे पता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते या म्यूचुअल फंड में कम इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स में लंबा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वो लोग करते हैं, कई लोग शेयर्स में कमाते हैं और बहुत मोटा कमाते हैं, लेकिन मैं शेयर्स में लंबा ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। मैं शेयर्स में खेलता हूँ T20, ठीक है, तो इसमें मुझे सुकून रहता है। और जो टेस्ट मैच है वो मैं खेलता हूँ म्यूचुअल फंड में। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इसी अप्रोच से करना है, आपको जो अप्रोच पसंद हो आप उससे कीजिए। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, मत कीजिए। आपको सारा शेयर्स में डालना, आप सारा शेयर्स में डालिए, वो आपकी इच्छा है। जैसा आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बोले और जैसा आपकी बुद्धि बोले उस हिसाब से आप कीजिए। मेरी अप्रोच ये है कि मैं T20 खेलता हूँ इसमें, शेयर ट्रेडिंग और ETF ट्रेडिंग में,
और टेस्ट मैच खेलता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। ये मेरी अप्रोच है और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आपको इसी अप्रोच से जाना चाहिए। आपकी अपनी सोच है, अपनी अप्रोच है, ठीक है। तो मैंने तो 2-3 हफ्ते में वो डाला, थोड़े बहुत शेयर खरीदे, 1,000 रुपये कमाए, बेच दिया, 4-5% का प्रॉफिट। तो अब जो मेरे अब बचे हुए शेयर्स हैं, आज उसमें देखो आप 1,250 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। तो डाबर का शेयर जो है आज वो 10 रुपये का नुकसान दे रहा है, नोशनल लॉस। HDFC स्मॉल 250 का ETF है, 27 रुपये का गेन दे रहा है। इरकॉन है, ये 171 रुपये का गेन दे रहा है। CPSC ETF है, 170 रुपये का गेन दे रहा है। अब देखिए अचानक से आज सरकारी कंपनियों के शेयर चढ़ गए, अब पता नहीं क्या हो रहा है, किस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। बजट वाले दिन और उसके अगले दिन यानी सोमवार को सरकारी कंपनियों की ज़बरदस्त पिटाई करी, सबको डरा दिया, सबको ऐसा लगा बजट में तो कुछ आया ही नहीं सरकारी कंपनियों के लिए, अब तो सब खत्म। अब आज देखिए अचानक से कल भी सरकारी कंपनियां चल गई, आज भी सरकारी कंपनी चल रही हैं। मिड कैप 150-20 के आप देखोगे 30 रुपये का इसमें भी नोशनल गेन हो रहा है। जीनस पावर में 102 रुपये का गेन हो रहा है और टाटा मोटर्स में 197 का गेन हो रहा है। रिलायंस में आज थोड़ा नुकसान हो रहा है 118 रुपये का, हालांकि रिलायंस कल काफ़ी अच्छा चला था, 3% का उसने अप मारा था। इंडसइंड बैंक एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा चुका है दोस्तों, अब लगभग पौने 700 रुपये का गेन है। और इंडसइंड बैंक अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि 1,073 का इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है और 1,118 पे मेरा एवरेज प्राइस है, तो बहुत ज़्यादा दूर अब ये है नहीं मेरे एवरेज प्राइस से। और उसी तरीके से रिलायंस में भी आप देखोगे तो 1,283 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा, मेरा एवरेज प्राइस है 1,313। तो रिलायंस भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे एवरेज प्राइस से। इंडसइंड बैंक भी लगभग ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग बराबर बराबर ही हैं दिख रहे थे। 40 रुपये का अंतर आपको रिलायंस में दिखेगा, 50 का इंडसइंड बैंक में दिखेगा। और टाटा मोटर्स में थोड़ा अंतर ज़्यादा है क्योंकि टाटा मोटर्स के रिजल्ट बहुत ख़राब आए थे, उसमें पिटाई बहुत ज़बरदस्त हुई थी। ओवरऑल देखोगे दोस्तों तो अभी भी मेरा पोर्टफोलियो लगभग 5% के नुकसान में है और 9,026 रुपये का मुझे नुकसान दिखा रहा है। 1,60,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,51,000 मेरी करंट वैल्यूएशन है। तो ये धीरे धीरे जो जो शेयर्स पॉजिटिव में आते जा रहे हैं उनमें 3, 4, 5 जो भी परसेंट का मैं प्रॉफिट है बुक करता जा रहा हूँ। तो 3 शेयर तो कल निकाल दिए, जियो फाइनेंशियल, HDFC और एशियन पेंट्स। अब बाकी बचे हैं ये शेयर। तो आई थिंक जो क्लोजेस्ट है पॉजिटिव में आने वाला वो डाबर का शेयर है। डाबर का शेयर सिर्फ 2% नीचे रह गया मेरे एवरेज प्राइस से, तो जल्दी मुझे लग रहा है डाबर पॉजिटिव में आ जाएगा। और CPSC ETF सिर्फ एक 1.8% नीचे है, तो ये इसके भी प्रॉफिट में आने के बहुत जल्दी उम्मीद है और इसमें क्वांटिटी भी अच्छी है। सिर्फ ये 1.5 रुपया नीचे है मेरे एवरेज प्राइस से। मिड कैप 20 ये भी 4% नीचे, ये भी आ सकता है प्रॉफिट में। जीनस पावर में समय लगेगा, 30% नीचे गिर गया। मिड कैप का शेयर है, काफ़ी नीचे चला गया, इसको मुझे एवरेजिंग करके ठीक ठाक करके इसे निकालना पड़ेगा। तो आई थिंक इस पर मुझे थोड़ा एवरेजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 30% तो बहुत नीचे चला गया है ये। टाटा मोटर्स 11% नीचे है और रिलायंस सिर्फ 2% नीचे है और इंडसइंड बैंक सिर्फ 4% नीचे है। तो आप देखोगे मेरे काफ़ी सारे शेयर जो हैं अपने ब्रेक इवन के आसपास आ चुके हैं, यानी कि एक अच्छा अप मूव भले ही मार्केट में ना आए, इनमें आ जाए तो ये प्रॉफिट में निकल जाएंगे। तो 3 तो कल निकाल दिए हैं, रेस्ट 6-7 जितने भी बचे हैं इनका प्रॉफिट में आना बाकी है। तो रेस्ट एश्योर इनमें से कोई भी मैं लॉस में नहीं बेचूंगा। अच्छे शेयर्स और अच्छे ETFs मेरे पास पड़े हुए हैं, इनको एवरेज वेरेज करके ठीक ठाक करके मैं, जैसे कहते हैं ना रिपेयर करके, कोई गाड़ी अगर कहीं टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मरम्म पट्टी करके ठीक ठोक ठाक के उसे ठीक करके भेज दिया जाता है। उसी तरीके से शेयर्स की अगर पिटाई हो जाए तो उनकी भी मरम्म पट्टी करनी पड़ती है। मरम्म पट्टी इन द सेंस कुछ ज़्यादा गिर जाए तो उनको एवरेज करके, और इसीलिए मैं ETFs और निफ्टी 50 के शेयर्स में ट्रेड करता हूँ। आप जनरली देखोगे मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स नहीं पकड़ता क्योंकि वो कितना गिर जाए मुझे नहीं पता। मेरे पास सिर्फ एक मिड कैप और स्मॉल कैप का शेयर है, वो है सिर्फ जीनस पावर। ये किसी के रिकमेंडेशन से मैंने लिया था और वो रिकमेंडेशन अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे मेरे पास सारे निफ्टी 50 के शेयर्स हैं या फिर ETF हैं। तो ये तो रही बात मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इसी अप्रोच से काम करना है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स खरीदते हैं तो बिल्कुल खरीदिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा और अपनी बुद्धि से आप इन्वेस्ट कीजिएगा। आइए आ जाते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो देखते हैं ग्रो ऐप में कल क्या गेन रहा। देखिए दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ है मुझे, क्योंकि मैंने कल जैसा वीडियो में आपको समझाया था कि मिड कैप के इंडेक्स में और स्मॉल कैप के इंडेक्स में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लार्ज कैप का भागा था। तो
कल आप देख सकते हैं मुझे 37,147 का नोशनल गेन हुआ है और मेरा जो टोटल रिटर्न है वो -1,78,000 बना हुआ है। जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 27,45,000, जो करंट वैल्यू है 25 लाख है, 67,000 है। आइए दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव गेन दिया है और किसने नेगेटिव। तो शुरुआत करेंगे, जिस परसेंटेज वाइज जिसने सबसे ज़्यादा गेन दिया वो सबसे ऊपर दिखेगा। तो HDFC डिफेंस ने 2.42% 190 रुपये का नोशनल गेन दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस ने 635 का नोशनल गेन दिया है। इन्वेस्को इंडिया PSU ने 1554 का नोशनल गेन दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने 2100 रुपये का नोशनल गेन दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 2100, ICICI प्रूडेंशियल भारत ने 496, मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड 751, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 677, निपॉन इंडिया पावर इंफ्रा 80 रुपये, कॉन्ट स्मॉल कैप 3500, कॉन्ट मिड कैप 2500, HDFC लार्ज कैप 2300, कॉन्ट लार्ज एंड मिड्स 1600, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3000, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 128, निपॉन इंडिया ग्रोथ 466, बंधन स्मॉल कैप 1400, HDFC मिड कैप 1200, HDFC लार्ज एंड मिड 2100, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 557, एडलवेज मिड कैप 1500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2800, बंधन कोर इक्विटी 593, कैनरा रोबेको 390, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1600, टाटा स्मॉल कैप 396, HSBC लार्ज एंड मिड 1300, पराग पारिक 308, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 281। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे नुकसान फ़ायदा हुआ है 37,147 का। कल किसी भी म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव में रिटर्न नहीं दिया था, क्योंकि तीनों ही कैटेगरी अप थी, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, और सेक्टर भी लगभग अधिकतर सब ऊपर ही थे। तो आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और आखिरी में दिखा देते हैं कि हमारी क्या क्या SIPs चल रही हैं और क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपनी चल रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू। तो लगभग पोर्टफोलियो ब्रेक इवन पे आ गया दोबारा से कल के गेन के बाद, और 64,500 के करीब ही इन्वेस्टेड है। 64,500 ही पोर्टफोलियो की वैल्यू है, तो लगभग कोई नुकसान है नहीं। कल जो है 880 रुपये का मुनाफा हुआ है इस पोर्टफोलियो में, लगभग 1.39%। और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी SIPs मेरी चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं आज 5 फरवरी है। HDFC मिड कैप की SIP मेरी आज कट चुकी है, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप की SIP भी आज कटने वाली है। उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की SIP कल जाने वाली है 6 फरवरी को। इन्वेस्को इंडिया मिड लार्ज एंड मिड कैप की 6 फरवरी को। JM फ्लेक्सी कैप की SIP जाने वाली है, ये भी कल जाने वाली है 6 फरवरी को। और कोटक स्मॉल कैप ये भी 6 फरवरी को जाने वाली है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये भी 6 फरवरी को जानी है, मिड कैप है। तो काफ़ी सारी SIP मेरी लाइंड अप हैं कल के लिए, 6 फरवरी के लिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 SIPs मेरी कल के लिए लाइंड अप हैं, और आज 2 SIPs कट रही हैं, क्योंकि फरवरी में महीने कम होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है और मेरी SIPs को अब थोड़ा बल्क में डालने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप इस स्ट्रेस में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि मैं लोगों को तो रिकमेंड करता हूँ डालते रहो पैसा मार्केट में थोड़ा थोड़ा, और खुद नहीं डाल रहा हूँ। तो लगातार मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जब भी मुझे लगेगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है लमसम करने की, मैं तब लमसम करूँगा, ठीक है। लेकिन जब भी मैं करूँगा मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। फिलहाल मैं लमसम नहीं कर रहा हूँ, और मेरी सिर्फ SIPs चल रही हैं, क्योंकि मुझे इस मार्केट रैली पे भरोसा नहीं है। देखिए, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, ठीक है। मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मेरा एनालिसिस हमेशा ठीक होगा। तो अगर मेरा एनालिसिस 50 55 60% भी ठीक होता है तो मैं उसे एक अच्छा परसेंटेज मानूंगा, सक्सेस रेशियो मानूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी दोबारा डाउन टर्न दिखाएगा, और उसके बाद ये 23,000 तोड़ के नीचे जाएगा। ये फाइनल डाउन होगा जब भी ये जाएगा, क्योंकि अब जब गिरेगी मार्केट तो वो फाइनल डाउन होगा, और उसके बाद मार्केट जो है फाइनली अप जाएगी अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं उस लेवल पे 22,500 22,000 उस लेवल का इंतज़ार कर रहा हूँ, और वहाँ पर मैं लमसम डालूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरी SIP तो लगातार चल रही है। तो आपको दोनों तरफ कवर करके चलना है। ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा होल्ड करके बैठे हो कि भैया मास्टर ने बोला है 22,500 आएगा तो मैं वहाँ डालूंगा, और नहीं आया तो तब तो आप बैठे रह जाओगे। तो आप देखो, मैं हालांकि मेरे को भी ये प्रेडिक्शन है, मेरा भी ये मानना है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन फिर भी मैं लगातार SIPs कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भी भगवान नहीं है, ठीक है। मार्केट क्या रूप दिखाएगी, कौन सी चाल चलेगी, आपको नहीं पता। तो आपको अपने दोनों बेसिस कवर करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो लमसम लेकर मैं बैठा हूँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरी SIPs तो चल ही रही हैं, तो ठीक है। तो दोनों बेसिस कवर है। अब मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मास्टर तो कमाएगा, क्योंकि मास्टर ने दोनों तरफ से
अपनी प्लानिंग कर रखी है, यहीं से ऊपर निकल जाए तो निकल जाए, मेरी एसआईपी तो लगातार चल रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, ठीक है, मेरे को मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। नीचे चली जाए कोई बात नहीं, मैंने लमसम अमाउंट भी बैठा के रखा है अपने हाथ में, जब वो 22,000 23,000 के नीचे जाएगा, 22,500 या 22,000, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा। तो दोनों तरफ की फील्डिंग लगा के रखो, जहाँ मौका मिले वहाँ पे चौका मार दो, ठीक है। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार, बहुत सारे मौके आएंगे आपको लमसम डालने के। कई लोग जल्दबाजी करते हैं, मैंने भी करी हुई हैं जल्दबाजियाँ, तो अपने तजुर्बे से ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं करी, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं। मेरा पोर्टफोलियो भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको सेक्टोरल और इंडेक्स फंड दिख जाएंगे। मैंने गलतियाँ करी हैं पिछले साल, तो उन गलतियों से सीख कर मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं करना है, और सिर्फ तीन ही कैटेगरी में रहना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और आई थिंक जो इन तीन कैटेगरी में रहेगा वो अच्छा कमाएगा ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम। ऐसा नहीं है कि आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड ले लोगे या थीमेटिक म्यूचुअल फंड ले लोगे तो आप लुट जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने। लॉन्ग टर्म में आपको वो भी कमा कर देंगे, लेकिन वो साइक्लिकल होते हैं, वो एक साल चलते हैं, फिर 2 साल नहीं चलते, फिर एक साल चलते हैं, 2 साल नहीं चलते। ऐसे फंड नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए ऐसा फंड जो कंसिस्टेंट रिटर्न देते रहे हर साल। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि हम गरीब घर के लोग हैं ना, हमको तो अपना पैसा हर साल बढ़ता हुआ थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए। ऐसे ऐसे फंड में लगा के बैठे रहोगे जो हिलता ही नहीं है, 2 साल फिर एक साल चलता है, तो उसमें दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बद्री केदार।